हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं आपको CSIR नेट जून 2026 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड ATPase फ्रॉम द यूनिट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको इस वीडियो के दौरान क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन उनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे करके इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है और उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर उसके बाद जो आपके आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देके आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर प्रोटीन। कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट को प्रोटीन चैनल की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो सकता है। एंड ऑप्शंस आर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड सिम्पोर्ट। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल डिफ्यूजन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो सकता है, जबकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन को एक प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी ज़रूरत होती है एंड सिम्पोर्ट को भी ज़रूरत होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सोडियम पोटेशियम ATPase क्या पंप करते हैं? एंड ऑप्शंस आर 2 सोडियम इन, 3 पोटेशियम आउट। ऑप्शन बी 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। ऑप्शन सी 3 सोडियम इन, 2 पोटेशियम आउट। ऑप्शन डी 2 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। एंड और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। जो सोडियम पोटेशियम चैनल है वो 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लाते हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं, यानी कि कोई ना कोई करंट या वोल्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद इन्हें कार्डियोग्लाइकोसाइड से इनहिबिट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल ओवावेन, डिजिटलिज, डिजिटॉक्सिन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ATP, बी आयन ग्रेडियंट, सी डिफ्यूजन एंड डी ऑस्मोसिस। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयन के ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयन ग्रेडियंट जनरेट करता है, उस आयन ग्रेडियंट को काम में कौन लेता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, जो कि कौन जनरेट करता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which equation defines electrochemical gradient? Options are Michaelis-Menten, B Nernst equation, C Handernst equation and D Hardy-Weinberg. Very easy question. Your correct answer is option number B, Nernst equation. Because A Michaelis-Menten enzyme से related है तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। D Hardy-Weinberg population genetics में रोल प्ले करती है। So your correct answer is option number B, Nernst equation. इसका फॉर्मूला है E is equals to RT बराबर 2 डिवाइडेड बाय 2F log अब ब्रैकेट में C कंसंट्रेशन आउट एंड कंसंट्रेशन इन। ये इलेक्ट्रिकल यानी फोर्स चार्ज और केमिकल यानी फोर्स कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं, जो कि चार्ज प्लस कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड होता है आयन की। और इस इक्वेशन को किसने दिया था? नर्नेस्ट ने, इसलिए इसका नाम क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर प्रोटीन क्या शो करता है? योर ऑप्शंस आर ए नो स्पेसिफिसिटी, बी सैचुरेशन काइनेटिक्स, सी नो बाइंडिंग एंड डी रैंडम मूवमेंट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेशन काइनेटिक्स। कैरियर प्रोटीन सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करता है, यानी कि जब तक कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, यानी कि जब तक कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल के अंदर, तब तक आयन या कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आएगा। लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाएगी, जितनी सेल को ज़रूरत है उतनी पहुंच जाएगी, तब उस आयन का आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स। ओके, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो लीनियर ग्राफ शो करता है, जबकि सैचुरेशन काइनेटिक्स हाइपरबॉलिक कर्व शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचअप्स। आपके मैचअप टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है सोडियम पोटेशियम ATPase। क्या है ये? दीज आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ए का हो गया 2। ओके, बी ग्लूट, ये क्या है?
ये एक फैसिलिटेड टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो बी का हो गया 3। सिम्पोर्ट क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसका हो गया सी का फर्स्ट। एंड डी एक्वापोरिन क्या है? वाटर चैनल है, तो डी का हो गया 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, पी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट? फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चैनल। जो चैनल प्रोटीन है वो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हाईएस्ट फॉर? मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके लिए हाईएस्ट होती है? एंड योर ऑप्शंस आर आयंस, वाटर, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने इतनी बार बताया है कि स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनको किसी भी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती है सेल के अंदर एंट्री लेने के लिए। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एफर्टलेसली क्रॉस कर जाती है लिपिड की बाइलेयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is sodium potassium ATPase maintains membrane potential by? सोडियम पोटेशियम जो ATPase है वो membrane potential को कैसे maintain करते हैं? Your option is equal exchange of ions, B net influx of positive charge, C net efflux of positive charge and D no charge movement। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के अंदर 3 सोडियम बाहर निकाले जाते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लाया जाता है। तो अगर अपन टोटल देखें तो पॉजिटिव चार्ज गए 3 प्लस 3 गए पॉजिटिव चार्ज बाहर, जबकि नेगेटिव चार्ज कितना अंदर हुआ? +2 ही अंदर आए, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? अंदर इंक्रीज हो गया। और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या गया है? बाहर गया है, क्योंकि 3 सोडियम बाहर गए हैं जिसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेट इफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर जाना। तो जब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है, ऐसे वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। कौन? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सो करेक्ट आंसर इज नेट इफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉक्सिन दैट ब्लॉक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस व्हाट हैपेंस? अगर कोई टॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर देगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ही बंद हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू कर देगी, यानी कि मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगेगी, यानी कि मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, मेम्ब्रेन का चार्ज पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेन विल बी डीपोलराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन स्टॉप सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट? सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट को कौन सी कंडीशन स्टॉप कर देगी? एंड योर ऑप्शन इज एटीपी डिप्लीशन, बी सोडियम ग्रेडियंट कोलैप्स, सी चैनल इनहिबिशन एंड डी वाटर लॉस। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है वो आयन के ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, और अगर आयन का ग्रेडियंट ही नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट काम नहीं करेगा। सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम ग्रेडियंट कोलैप्स। अगर सोडियम का ग्रेडियंट जो होगा वो खराब हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम ग्रेडियंट कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू रेस्टिंग पोटेंशियल? सबसे ज्यादा रेस्टिंग पोटेंशियल में कौन कंट्रीब्यूट करता है? एंड योर ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसमें 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेट पे नेगेटिव में रहता है, और वो नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं और बाहर की तरफ जाके अंदर बाहर होके पोटेशियम जो होता है वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो पोटेशियम पे ज़्यादा बेस्ड होता है, या उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कंपेयर टू सोडियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। बिकॉज क्योंकि जो पोटेशियम के लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो अगर पोटेशियम ज़्यादा अंदर है यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो क्या होगा? पोटेशियम को बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर
सेल नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है तो पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा। तो इसलिए पोटेशियम जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है विया ओपन चैनल्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम पंप लोकेटेड इन, कैल्शियम के पंप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ईआर मेम्ब्रेन, साइटोसोल, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईआर मेम्ब्रेन। ईआर की मेम्ब्रेन पर कैल्शियम पंप प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम को बाहर लाया जाता है फ्रॉम द साइटोसोल टू ईआर। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जो कैल्शियम का चैनल है जो कि IP3 ओपन करता है, अगर आपने पढ़ा हो सेल सिग्नलिंग के अंदर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ सेल सिग्नलिंग का है ये। PI-P2 जो कि क्लीव होके IP3 और डैग बनाता है। IP3 कैल्शियम चैनल को ओपन करता है जिसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम साइटोसोल के अंदर आते हैं। अगर साइटोसोल में कैल्शियम का काम पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस ER के अंदर भेजा जाता है और वो अंदर किसकी तरफ से आते हैं? कैल्शियम पंप की तरफ से। तो ER मेम्ब्रेन में दो तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं कैल्शियम के, पहला है कैल्शियम चैनल और दूसरा है कैल्शियम पंप। कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम ER टू साइटोसोल मूव करते हैं, जबकि कैल्शियम पंप के अंदर से जो कैल्शियम है वो साइटोसोल से ER की तरफ आते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम पंप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ER की मेम्ब्रेन पे, जिसके थ्रू साइटोसोल से ER के अंदर कैल्शियम का एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ATPase इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP की सिंथेसिस करना। तो इनमें से कौन सा पंप ATP की सिंथेसिस करता है? एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, F टाइप। F टाइप ATP सिंथेस ATP की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P टाइप ATPase आर कैरेक्टराइज्ड बाय। Your options are proton driven rotation, B phosphorylation of enzyme, C ATP synthesis and D passive transport. So our correct answer is option number B, phosphorylation of enzyme. P type ATPase के अंदर जो P है वो phosphorylation को डिनोट करता है। इसके अंदर अपन एक्चुअली एंजाइम जो होता है खुद को फॉस्फोराइलेट करता है ताकि वो आयन का मूवमेंट करा सके अलोंग द पंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी सोर्सेज फॉर P टाइप ATPase। P टाइप ATPase के लिए एनर्जी का कौन काम करता है? योर क्वेश्चन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, B ATP हाइड्रोलाइसिस, C NADH एंड D FADH2। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ATP हाइड्रोलाइसिस। P टाइप ATPase जो होता है वो ATP की हाइड्रोलाइसिस को यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोटॉन ग्रेडियंट कोलैप्स F टाइप ATPase का क्या होगा? अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट कोलैप्स होगा तो F टाइप ATPase क्या करेगा? नॉर्मली जो F टाइप ATPase है वो ATP की सिंथेसिस करता है, ना कि ATP का हाइड्रोलाइसिस करता है। जैसे सारे पंप ATP का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ATP को तोड़ते हैं और फिर उससे एनर्जी लेके अपना काम करते हैं, लेकिन F टाइप जो है वो ATP का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे F टाइप ATP सिंथेस भी कहते हैं। लेकिन अगर इसका प्रोटॉन ग्रेडियंट ही काम नहीं करेगा जिसके थ्रू ये ATP सिंथेसिस करता है, तो फिर ये क्या करेगा? अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट काम नहीं करेगा तो F टाइप जो होगा वो ATP को हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंप्स प्रोटॉन आउट यूजिंग ATP, यानी कि प्रोटॉन्स को बाहर निकालना शुरू कर देगा बाय यूजिंग ATP। ATP को कैसे यूज करेगा? ATP को हाइड्रोलाइज करके। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन का ग्रेडियंट फेल होगा या कोलैप्स हो जाएगा तो F टाइप ATPase ATP का सिंथेसिस ना करके ATP को यूज करने लग जाएगा, ATP का हाइड्रोलाइसिस करेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंप्स प्रोटॉन आउट यूजिंग ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, V टाइप ATPase इज मेनली फाउंड इन। V टाइप के जो ATPase है वो किस में पाए जाते हैं? और ऑप्शंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर V टाइप ATPase पाए जाते हैं जो कि प्रोटॉन को अंदर की तरफ लेकर आते हैं और लाइसोसोम के अंदर हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग इनहिबिट्स ABC ट्रांसपोर्टर इन कैंसर सेल्स रिजल्ट। अगर कोई ड्रग
एबीसी ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है कैंसर सेल के अंदर, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अब मैं आपको बताऊं कैंसर सेल के अंदर एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है। जब अपन कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग या टॉक्सिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो कैंसर सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उन पे एक एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिन्हें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एबीसी ट्रांसपोर्टर बहुत ही पुरानी फैमिली है, इवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा पुरानी, ये तीनों डोमेन्स में पाए जाते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर का ही एक टाइप है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर, जो कि कैंसर सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर जब भी प्रेजेंट होता है तो ड्रग या टॉक्सिन जो भी अपन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं टू ट्रीट द कैंसर सेल्स, ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्ट है उन ड्रग को कैंसर सेल में आने नहीं देता, ठीक है। उन ड्रग को कैंसर सेल में आने नहीं देता, जिससे कैंसर सेल्स जो होती है वो बची हुई रहती है। एक तरीके से ये डिफेंस सिस्टम का काम करता है फॉर कैंसर सेल। अगर अपन इन एबीसी ट्रांसपोर्टर को ही इनहिबिट कर दे या ब्लॉक कर दे तो क्या होगा। योर ऑप्शंस आर इंक्रीज्ड ड्रग इफ्लक्स, नहीं, ड्रग तो अंदर आएगा ही नहीं। बी ड्रग एक्यूमुलेशन, सी एटीपी सिंथेसिस, एंड डी आयन ग्रेडियंट कोलैप्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रग एक्यूमुलेशन, क्योंकि एबीसी ट्रांसपोर्टर जो कि ड्रग को अंदर आने से रोक रहा था कैंसर सेल के अंदर, अगर वो काम करना बंद करेगा तो ड्रग इजीली अंदर आ सकेंगे, जिससे कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ड्रग एक इकट्ठा हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रग एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड शेयर टू योर CSIR NET aspirant friends. Please like, subscribe my channel if you want to watch more videos like this. Thank you for watching.